हेलो स्टूडेंट। लंबे समय से आपकी मांग थी संविधान संशोधन पढ़ाने की, तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने संविधान संशोधन वाला टॉपिक। जी हाँ, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन का यानी कि संविधान का संशोधन का जो पार्ट है 20, उसका अनुच्छेद 368 उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम करते हैं कि संविधान और संशोधन वगैरह ये होते क्या है। देखिए, संविधान जो होता है देश का कानून, वो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने का सर्वोच्च कानून होता है, सबसे बड़ा कानून होता है जिसको हम संविधान कहते हैं। और संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में इसमें परिवर्तन के बारे में लिखा है कि कब कब किस प्रकार से इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो परिवर्तन को हम कहते हैं संशोधन या अमेंडमेंट। तो यहां पर हम अनुच्छेद 368 के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसके 4 अलग अलग पार्ट है, उनको हम शॉर्ट ट्रिक से याद कर लेंगे। अनुच्छेद 368 स्टूडेंट के लिए याद करना काफी भारी पड़ता है, लेकिन हम इसमें चुटकियों में इसको याद कर लेंगे। देखो किस प्रकार से हम याद करेंगे, किस प्रकार से सारी चीजों को समझेंगे, तो आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि संविधान का जो टोटल संविधान में भाग 22 है, और 22 में 20वां जो भाग है उसमें केवल एक अनुच्छेद है। अब देखिए 368 अनुच्छेद 368 कहता है संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। अब यहां पर हम संविधान में संशोधन क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण है कि समाज निरंतर परिवर्तनशील है, हमारी सोच लगातार बदलती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई डिमांड जनता की बढ़ती है, मीडिया एक्टिव होता है, न्यायपालिका एक्टिव होती है, जनता जागरूक होती है। तो जनता जागरूक होती है तो जनता की मांग बढ़ती है। नो डाउट, जब जनता की मांग बढ़ेगी तो जनता के प्रतिनिधि सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि जनता को शिक्षा का अधिकार दिया जाए, जनता के लिए इस प्रकार के आयोग का गठन किया जाए, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, टेक्नोलॉजी को इस प्रकार से जनता तक पहुंचाया जाए। तो ये सारी चीजें हम संविधान में संशोधन करके जनता को सुविधा पहुंचाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। तो यहां पर समाज का विकास अगर बेहतरीन करना है तो संविधान के संशोधन को भी लगातार होना जरूरी है। अगर हम संविधान के संशोधन को रोकते हैं तो समाज के विकास को रोकते हैं, इसलिए संविधान संशोधन जरूरी है। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का समन्वय है, यानी कि फ्लेक्सिबल भी है और वो रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल यानी कि लचीले का मतलब है यहां संशोधन 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण बहुमत से भी और एक विशेष बहुमत से भी। विशेष बहुमत में विशेष मेजोरिटी चाहिए संसद की, इसलिए इसको कठोर कहते हैं, और साधारण में साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, इसलिए इसको साधारण या लचीला कहते हैं। तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से मेजोरिटी इसमें भाग लेती है, और विशेष बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है, उपस्थित सदस्यों के और मतदान करने वालों की विशेष बहुमत से। यहाँ बहुत सारे शब्द हैं वो आपको कंफ्यूज कर देंगे, और किताबें उसके बारे में डिटेल नहीं बताती है। जैसे मैं आपको कहूँ कि स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज कौन सा वर्ड करता है, तो ये वर्ड करता है कि संविधान संशोधन विधेयक सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों के विशेष बहुमत से और कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से। अगर इसको मैं कहूं कि थोड़ा सा डिफाइन करें, सरल तरीके से बताएं, तो हमारी किताब में जो है ये सारी चीजें नहीं बता पा रही है। तो आज हम सरल तरीके से इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो संविधान में 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, एक साधारण बहुमत से यानी कि सिंपल मेजोरिटी से, एक विशेष बहुमत से यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से, और तीसरा विशेष बहुमत के साथ में आधे राज्यों की सहमति से भी। ये 3 प्रकार के। लेकिन आर्टिकल 368 जो है अनुच्छेद 368 वो 2 प्रकार के संविधान संशोधन की अनुमति देता है। तो अब देखिए अनुच्छेद 368 को हमें याद करना है। पहले तो 368 में कौन कौन से प्रावधान है उनको हम याद करेंगे। 368 में टोटल 5 पार्ट है। कितने पार्ट है? टोटल 5 है। 368(1) यानी कि फर्स्ट, इसमें लिखा है 1 यानी कि देश में संविधान कितने हैं। देखो मैं याद करवा रहा हूं आपको, संविधान कितने देश में? 1। तो 368(1) कहता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, और वो भी किसके द्वारा? संसद के द्वारा। तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया की बात करता है अनुच्छेद 368(1). अब देखो अनुच्छेद 368(2)
2। संसद में सदन कितने हैं? 2। अब देखो इसके साथ में जोड़ने की कोशिश करना आपको अनुच्छेद 368 2 याद हो जाएगा। संसद में सदन है 2 और इसमें लिखा है 368 2 में कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है, लोकसभा से या राज्यसभा से। संविधान संशोधन विधेयक जो है आप दोनों में से किसी भी सदन से स्टार्ट कर सकते हो, लोकसभा के रास्ते से ला सकते हो, आप राज्यसभा के रास्ते से ला सकते हो। 2 368 2 आपको याद हो गया, इनकी संसद के 2 सदन, दोनों में से किसी भी सदन से विधेयक की हम शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 368 3 कैसे याद करेंगे? देखो 368 3 और 13। अनुच्छेद 13 में लिखा है कि मूल अधिकारों में अगर कोई परिवर्तन संसद करती है तो न्यायपालिका उनके ऊपर रोक लगा सकती है। लेकिन अनुच्छेद 368 3 कहता है कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात इस संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। समझ में आया आपको? नहीं आया तो दोबारा समझें। अनुच्छेद 368 3 को 13 के साथ में जोड़े आप। अनुच्छेद 368 3 को 13 के साथ में आप जोड़ें। 13 में लिखा है कि संशोधन से संबंधित मूल अधिकारों पर अतिक्रमण के बारे में लिखा हुआ है। तो 368 3 कहता है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात इस संविधान संशोधन के ऊपर लागू नहीं होगी। न्यायपालिका फालतू में हमें परेशान नहीं करे। ठीक है, मूल अधिकारों की सुरक्षा दी गई है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जो हमें देश के लिए जनता के हित में बनाना जरूरी है। तो न्यायपालिका अनुच्छेद 13 को लेकर जो है यहां पर हमें परेशान नहीं करे। बस सरल तरीके से ऐसे समझाओ। अनुच्छेद 368 4 यानी कि आर्टिकल 368 क्लास 4 को कैसे याद करेंगे? देखो 4 में 4 न्यायपालिका 4 है भारत में न्यायपालिका 4 है। 4 कोर्ट 368 4 कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। क्यों? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, 4 न्यायालय है। अब देखो 368 4 आपको ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं इसकी। 368 4 में लिखा है कि कोई भी कोर्ट संविधान संशोधन के ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकता। यानी कि न्यायपालिका संविधान संशोधन के ऊपर यह नहीं कह सकते कि आपने ये क्या किया है। तो 368 4 न्यायपालिका के हस्तक्षेप को रोकती है कि संसद की जो पावर है वो पावर मेंटेन रखी जा सके और न्यायपालिका इनके ऊपर क्वेश्चन न उठाए। हालांकि ये एक अलग बात है कि न्यायपालिका और संसद और कार्यपालिका के बीच में बड़े टकराव भी इस देश में हुए हैं। एक तरफ संसद संविधान में कुछ भी संशोधन कर देती है और न्यायपालिका ने 1973 में संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा दी थी, केशवानंद भारती विवाद, उसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो न्यायपालिका कुछ परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकती है। यह 368 4 कहता है कि संविधान संशोधन पर न्यायपालिका प्रश्न उठा नहीं सकती। अनुच्छेद 368 5 कितना? 5 आर्टिकल 368 क्लास 5 इसमें लिखा है, देखो 5 पंच परमेश्वर और पंच कहां बैठते हैं? संसद में। पंच संसद में बैठते हैं और संसद में बैठने वाले लोग परमेश्वर से, भगवान से कम नहीं है। तो अनुच्छेद 368 5 में लिखा है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति होगी। यानी कि 368 5 जो है वो 5 संसद को संविधान में संशोधन करने की पावर दे रहा है। ये पावर राज्यों की विधानमंडल के पास में नहीं है, ये विषय ध्यान रखना आपको। ये पावर केवल संसद के पास ही है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 5 में किया गया है। तो 5 को याद करने के लिए आप परमेश्वर को याद कर लें। और पंच जो होते हैं, पंच हमारी संसद में बैठने वाले पंच ही तो हैं। गांव में पंच होती है, गांव के जो वार्ड पंच होते हैं वो भी एक प्रकार के सांसद टाइप के तो लोग हैं जो हमारे प्रतिनिधि है। और पूरे देश में जो पंच है जिनको हम सांसद बोलते हैं वो संसद में बैठते हैं। तो इसलिए 5 को पंच से आप याद रख सकते हो। तो अनुच्छेद 368 5 में लिखा है कि संसद यानी कि पंचों का स्थान
संविधान में संशोधन कर सकता है। तो ये इस प्रकार से अनुच्छेद 368 1 से लेकर 5 तक के मुख्य प्रावधान थे, और आप इसको नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट ट्रिक आप लिख लीजिए, इसको दोबारा सुनिए, आपको ये पूरा याद हो जाएगा। अब मैं आपको बात बताता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की पावर संसद को देता है। अब ये कहता है कि जो विधेयक आएगा इसमें, उस विधेयक को दोनों सदनों में अलग अलग पारित करवाएं। ये जो संयुक्त बैठक वाला जो ड्रामा करते हो ना, ये यहां पर नहीं चलेगा कि आप मनपसंद के संशोधन करवाते हो और एक सदन में पारित नहीं होता है तो दोनों को एक साथ बिठाकर पास करवा लेते हो। ये ड्रामेबाजी यहां पर नहीं चलेगी। ये बात जो है संविधान के अनुच्छेद 368 के साथ ही जुड़ी हुई है कि संसद में जो विधेयक है वो विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होने चाहिए। इसलिए अलग अलग पारित होते हैं तो संसद की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान यहां पर नहीं होता है। संयुक्त बैठक का कॉन्सेप्ट यहां पर समाप्त हो गया। आगे इसमें लिखा है कि अगर कोई संविधान का संशोधन देश की संघीय व्यवस्था को प्रभावित करता है, फेडरल सिस्टम को अफेक्टेड करता है, तो राज्यों की भी सहमति ले। कितने राज्यों की? लगभग आधे राज्यों की सहमति ले। यानी कि ऐसा कोई बिल, संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित आप कर रहे हो जो केंद्र और राज्यों के संबंध को प्रभावित करेंगे या राज्यों की शक्तियों को प्रभावित करेंगे, संघीय व्यवस्था से संबंधित वो होगा प्रभावित करने वाला, तो आप आधे राज्यों की विधानसभाओं में भी उसको पारित करवाएं। ये बात भी 368 में मेंशन है। उसके बाद देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, इनसे भी इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है, या रोक सकता है, या वापस भेज सकता है, या वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के लिए संविधान में लिखा है कि अगर संविधान संशोधन विधेयक आपके पास में आ गया तो आपके पास वीटो पावर का कोई अधिकार नहीं होगा, आप केवल हस्ताक्षर करें। ये प्रावधान इंदिरा गांधी ने करवाया था। संविधान में एक संशोधन हुआ था 1971 में, 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971, इंदिरा गांधी सरकार ने करवाया था कि संविधान संशोधन विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर वीटो पावर करने का अधिकार नहीं है, उस पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है, आप तुरंत उसको साइन कर दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की वीटो पावर समाप्त हो चुकी है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यह क्वेश्चन आरएस में पूछा गया है, आईएएस में, यूपीएससी के कई परीक्षाओं में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस की परीक्षा में, पटवार की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है, रीट में क्वेश्चन ये आया हुआ है कि वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति की संविधान संशोधन पर वीटो पावर को समाप्त कर दिया था। वो संशोधन कौन सा था? 24वां, 1971, इंदिरा गांधी की सरकार। चलिए, तो अभी आज के इस पार्ट में हम इतना ही, बाकी इसका अगला पार्ट हम कल पढ़ेंगे। कल हम बात करेंगे संविधान संशोधन के प्रकार, कितने प्रकार के हैं, साधारण बहुमत से संशोधन कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से किए जाते हैं, विशेष बहुमत से कैसे होता है और कौन कौन से विशेष बहुमत से बिल आते हैं, और कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जो विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। तो अगले वीडियो में हम संविधान संशोधन के प्रकार पढ़ेंगे कि कितने प्रकार से संशोधन किए जाते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया संविधान संशोधन का पहला पार्ट यहां पर समाप्त। क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप पढ़ोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब मैं आपके कमेंट के कुछ जवाब देना चाहता हूं। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट में लिखा है कि सोशल मीडिया से दूर कैसे रहें। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार उसमें आप देखें कि सोशल मीडिया, देखो सोशल मीडिया आज हमारी ज़रूरत है लेकिन वो फंडामेंटल नीड नहीं है। सोशल मीडिया आप टाइम पास करने का एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी है, प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन वहाँ आपको धैर्य बनाए रखना है कि ज्ञान प्राप्त हो रहा है या टाइम पास हो रहा है। देखिए,
मैं आपको कहूं कि सोशल मीडिया का फायदा कैसे उठाना है, तो आप देखें यूट्यूब पर आप वीडियो देखें, लेकिन आप वो वीडियो देखें जो आपके लिए जरूरत है। यूट्यूब पर करोड़ों वीडियो है, आप सारे नहीं देख सकते। आप तो बस वो सर्च कीजिए, आपको क्या चाहिए वो सर्च कीजिए और वो आपने देख लीजिए और उसको बंद करके रख दीजिए। आप YouTube को जब ओपन करते हो तो वो बहुत आसान है, लेकिन इसको बंद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आपके अंदर ये पैशंस होना चाहिए कि मैं बस 1 घंटा देखूंगा या 1.5 घंटा देखूंगा या आधा घंटा देखूंगा। टाइम पहले डिसाइड कर लें, उसके बाद में ज्यादा टाइम वेस्ट वहां पर नहीं करना है। जरूरत की चीजें निकालनी है, यानी कि फायदा उठाना है उसका। तो सोशल मीडिया से आप फायदा उठाएं। फेसबुक, व्हाट्सएप और ये जो दूसरे जो प्लेटफॉर्म है वहां पर मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छी चीज आपके लिए आती होगी जिसमें आप अच्छी तैयारी कर पाए। यूट्यूब पे आप अच्छी कोई कंटेंट आप देख सकते हो, वीडियो वगैरह आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। बाकी आप चीज़ों को अवॉइड करें, फेसबुक को, व्हाट्सएप वगैरह को आप अवॉइड करें, इंस्टाग्राम वगैरह को, तो बेहतर होगा। तो एक जवाब मैंने आपको दे दिया कि सोशल मीडिया आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो ये आपने पूछा था मुझसे कल वाले वीडियो में। तो सोशल मीडिया, देखो एवरी कॉइन हैज 2 फेसेस, प्रत्येक सिक्के के 2 पहलू है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास चाकू है तो उस चाकू से आप उंगली भी काट सकते हो और उस चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास नींबू है, नींबू, तो नींबू आप आंखों में निचोड़ कर चिल्ला भी सकते हो और नींबू पानी में निचोड़ कर आप शिकंजी बनाकर पी सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बस वैसा ही सोशल मीडिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। तो मैंने अभी बताया नींबू आपके हाथ में है तो उसकी शिकंजी बनाओगे या आंख में निकालोगे। तो आंख में अगर डालना चाहते हो तो बैठ जाओ मोबाइल लेकर और सुबह से शाम तक उसमें चलो, खूब सारा टाइम पास हो जाएगा आपको, लेकिन वो आपके लिए हार्मफुल है। 1-2 घंटे आप देखो अच्छे से, यूट्यूब पर आप अच्छी चीज देखो और उसको बंद कर दीजिए। बाकी अपने काम में लगे, किताबें ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और उसका ज्यादा फायदा आप उठाएं। एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि हम तैयारी कैसे करें, कौन सी तैयारी किस प्रकार से हम करें। तो मैं आपको बता दूं, हालांकि उसका क्वेश्चन मैं समझ गया था, पूरा क्लियर तो उसने नहीं किया था, लेकिन भावनाओं से मैं समझ गया। उसमें RR भी लिखा था, पटवार वगैरह लिखा था, कुछ बेच के नाम वगैरह उसने लिखे थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो कॉमन चीजें हैं, जो पटवार में आती है, जो पुलिस में आती है, जो रेलवे में आती है, जो SSC में आती है, वो आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कॉमन चीजों को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जो सब में आती है वो तो आपकी उंगली पर होनी चाहिए ऐसे। उसके बाद में अब आप ये देखिए कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। पटवारी बनना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रेलवे इंपॉर्टेंट ज्यादा है, या कांस्टेबल बनना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या RS बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप ये देखिए कि उसमें अलग क्या है। जब आप ये कॉमन चीज को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, उसके बाद में आप देखिए कि मेरे लिए पटवारी तो मुझे अच्छा लगता है या RS बनना मुझे अच्छा लगता है, तो उसके लिए अलग जो चीज है वो उसमें अलग से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले आप जो कॉमन है, एक जैसी चीजें हैं, उनको आप अच्छे से तैयार कर लो, ताकि आप जो है किसी भी कंपटीशन एग्जाम आप बैठोगे तो आपका वो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये तरीका मेरे हिसाब से द बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए कि आप जब तैयारी करते हो तो कॉमन चीजों को पहले आप अच्छे से तैयार कर लो। बाकी कुछ मेरे विद्यार्थी मायूस भी हो रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान, परीक्षाएं स्थगित हो गई। कांस्टेबल का एग्जाम, पटवार का एग्जाम, ये एग्जाम जो है अभी पोस्टपोन हो चुके हैं। तो आपको मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांस्टेबल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, पटवारियों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, पद खाली पड़े हैं, सरकार को लेना ही पड़ेगा। RS के पद खाली पड़े हैं, सरकार को भर्ती निकालनी पड़ेगी। लेकिन अब आप ये देखिए कि हम कितने तैयार हैं। वैकेंसी आने से पहले हमें जो तैयारी करनी है, क्या वो हम कर चुके हैं। बस हमारे जो कंट्रोल में जो काम है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। बाकी हमारे जो कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर हम फालतू की एनर्जी वेस्ट नहीं करें। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें और आप अच्छी तैयारी करें। आप अपना मनोबल बढ़ाने के लिए अपने टारगेट को सुबह से शाम तक आप देखें। सुबह शाम उठते सोते समय आप टारगेट को आप देखें, ताकि आपको रास्ते में काम करते समय, पढ़ते समय आपको मजा आए, आपको अच्छा लगे, एक अच्छी फीलिंग आनी बहुत जरूरी है। जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट की बुक उठाकर बैठते हो तो एक पॉजिटिव फीलिंग आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। वो पॉजिटिव फीलिंग अगर नहीं आ रही है, नेगेटिव फीलिंग आ रही है कि अरे यार मुझे इतना करना पड़ेगा, ये खतरे की घंटी है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी सोच आपकी है उसको बदल दीजिए, और बदलने का तरीका यही है कि जो आपका टारगेट है उस टारगेट को देखिए, आंखें बंद करके सोचिए कि मैं आरएएस बनने वाला हूं, मैं पटवारी बनने वाला हूं, मैं पुलिस में जाने वाला हूं, मैं सब इंस्पेक्टर बनने वाला हूं। उसका रुतबा क्या होगा, मेरी पावर क्या होगी, समाज में मेरा रेपुटेशन कितना होगा, लोग मेरा मान सम्मान करेंगे, मेरी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और मेरी अच्छी शादी भी हो जाएगी, और मेरे अच्छे बच्चे होंगे, और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, तो मैं मेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। तो आप इस प्रकार से जब सोचोगे तो आपका गोल जो है वो इंटरेस्टेड बन जाएगा, और जैसे ही गोल इंटरेस्टेड बनेगा तो आपको कभी पढ़ने में आलस नहीं आएगा। ये तरीका अपना कर देखना, आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो चलिए, तो आज इतना ही, बाकी हम कल 11 बजे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।